महाराज जी से एक शंका थी मन में। जैसे हम लोग बच्चा छोटा होता है उसको पालते हैं पोसते हैं बड़ा करते हैं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं मैं देखता हूँ ज़्यादातर बच्चे ना विदेशों में जाकर के स्थापित हो जाते हैं। तो बुढ़ापे में बच्चों की आवश्यकता होती है, उस टाइम माँ बाप को छोड़कर के बच्चे वहाँ चले जाते हैं। तो ये हमारे समाज की कमी है या हमारे पालन पोषण में कमी रही या कहाँ रहा, ये विषय समझ में आता नहीं है। और ये भारतवर्ष के अंदर बड़ी बुरी तरीके से फैलता जा रहा है। सब लोग यहाँ से निकल कर विदेशों के अंदर बसते जा रहे हैं। ये आपके प्रधान जी ने प्रश्न किया। इससे पहले एक और बात आई थी कि धन की कमी रहती है। प्रायः संस्थाओं के सामने ये प्रश्न रहता है। एक तरफ ये कहा गया है कि धर्म किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर, और दूसरी तरफ धर्म करने वालों को ही धन की कमी दिखाई देती। प्रायः यही दृश्य दिखता है। जो लोग धर्म के कार्य में लगे हैं उन्हीं को धन की कमी होती है, जो अधर्म कर रहे हैं उनके पास ज़्यादा दिखाई देता है। तो ये भी एक प्रश्न बन जाता है कि ये क्या मामला है। तो हमने कभी विद्वानों से पूछा था, तो उन्होंने हमको ये समाधान बताया कि क्या होता है कि जब कोई लोग धर्म करने चलते हैं, विशेष करके समूह में, तो धन संग्रह होने लगता है। संग्रह किए जा रहे धन में जब गलत धन आकर के मिल जाता है तो उस संग्रह में कमी महसूस होने लगता है। इसलिए धन संग्रह करते समय इस बात का विचार करना चाहिए कि जो भी दे देगा उसका हम नहीं लेंगे। जैसे बेटी में कोई डाल के चला गया वो तो बात अलग है, क्योंकि उसमें उसने बताया नहीं, वो गुप्त है, हम लोग प्राप्त मान लेंगे। जैसे वर्षा का जल सदा पवित्र ही होता है, तो वो अलग बात है। लेकिन जब हम चंदा करते हैं उस समय अगर इस बात का हम ध्यान रखें कि हम सही पैसा ही इकट्ठा करेंगे तो फिर संस्था में कमी नहीं आएगी। तो इसका आप तो भविष्य में ध्यान रखिएगा, देखिएगा कि परिणाम इसका निकल के आएगा। अब गुप्ता जी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बच्चे जो है हम उनको पैदा करते हैं, बड़ी मुश्किल से पालते पोसते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, और फिर जब सेवा का मौका आता है जो अपेक्षा हम किए रहते हैं तब तक तो वो उड़ जाते हैं और कहीं दूसरी इतनी ऊंची डाल पे बैठ जाते हैं कि देखना भी सुनना भी मुश्किल हो जाता है। बात सही, लेकिन क्या करोगे? बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होगा? अगर हम बीज सही नहीं बोएंगे तो हमको फल कैसे सही मिलेगा? वो क्या रहा है कि हम बच्चों को चाहते हैं कि बच्चे हमारे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ जाएं, बड़ी बड़ी फीस दे करके अपना तन काट करके फीस इकट्ठा करते हैं, उधार लेकर के फीस इकट्ठा कर रहे हैं, खेत बेच करके फीस इकट्ठा कर रहे हैं, और हम उनको अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते हैं। उस अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते हैं जिसकी पूरी अवधारणा पाश्चात्य पद्धति पर टिकी हुई है। पाश्चात्य पद्धति की शिक्षा हमारे देश में 1835 से दी जा रही है। 1835 के पहले ये नहीं था। 1835 के पहले लाखों वर्षों से भारत देश में गुरुकुल परंपरा स्थापित है। बच्चा जैसे ही अपना काम करने लायक हो जाता था, लगभग 8 वर्ष का, तो उसको गुरुकुल में भेज दिया जाता था बिना किसी फीस के, चाहे राजा का लड़का हो चाहे रंग का लड़का हो, दोनों गुरुकुल में एक ही परिस्थिति में रहते थे। सुदामा भी वही रहा, और मथुरा के राजा का पुत्र घोषित हो चुका। तब नंद के पुत्र नहीं थे, उनका उपनयन संस्कार तब हुआ जब वो वसुदेव देवकी के पुत्र घोषित हो गए मथुरा में जाकर, और तब उनको उपनयन संस्कार करके गुरु के यहाँ भेजा गया कृष्ण जी को, माने राजा के लड़के थे। तो राजा का लड़का भी उसी गुरुकुल में पढ़ता है जिसमें अकिंचन ब्राह्मण का लड़का पढ़ता है, और एक ही परिस्थिति में। ये हमारे देश की परंपरा है। परिणाम ये था कि उनको शास्त्रों का श्रवण होता था,
भारतीय संस्कृति क्या है, कैसे हमको रहना चाहिए, माता पिता का महत्व क्या है, ये निरूपित होता। तो वो आकर के तदनुसार अपना आगे का कार्य करते। अब लॉर्ड मैकाले जब आया भारत में, जब अंग्रेजों का राज सुस्थिर हो गया, अंग्रेजों के राज से सुस्थिर हो जाने के बाद उन्होंने ऐसी परिस्थिति पैदा की देश में, आप इतिहास पढ़ सकते हैं कि देश में एक बहुत बड़ी बहस शुरू हो गई 1809 में, और वो 35 तक चली। वो क्या बहस थी? वो बहस ये थी कि एक तबका विद्वानों का ये कह रहा था कि देश में ऐसी शिक्षा पद्धति होनी चाहिए जिसमें भारतीयता का पुट हो, और दूसरा कहता था कि नहीं, इसमें तो पुरानापन हो गया है, नई शिक्षा पद्धति आनी चाहिए और अंग्रेजों के अनुसार की आनी चाहिए। तो प्राच्य और पाश्चात्य विवाद इसका नाम दिया गया है। जब आप इंटरनेट खोलेंगे और उसमें केवल यही लिख करके सर्च करेंगे प्राच्य पाश्चात्य विवाद, तो पूरा आ जाएगा, बहुत विस्तार। तो कई वर्षों तक देश के विद्वानों में यही चलता रहा। कुछ लोग भारतीय शिक्षा के पक्षपाती रहे, कुछ लोग पहले लड़ाया गया, और लड़ा करके तब 2 गोल बना दी गई। 2 गोल बनाने के बाद तब अंग्रेज सरकार ने, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने कहा कि इस पर विराम लगना चाहिए, इसलिए एक ऐसा अधिकारी हम नियुक्त करेंगे जो दोनों पक्षों को सुनकर के निर्णय देगा। और तब लॉर्ड मैकाले को बुलाया गया। लॉर्ड मैकाले ने 5 वर्ष तक यहाँ पर सर्वे किया, अध्ययन किया। दक्षिण भारत का अलग किया, उत्तर भारत का अलग किया, पूर्व भारत का अलग किया, और सब के सार में उसने अपना एक प्रतिवेदन बना करके दिया, जिसको लॉर्ड मैकाले का प्रतिवेदन कहा जाता है, ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट। ब्रिटिश संग्रहालय में आज भी उसके हाथ का लिखा हुआ मौजूद है, इंटरनेट पर उपलब्ध। उसका सार ये है, उसने कहा कि भारत में अगर अंग्रेजों को राज करना है लंबे समय तक, तो उनको एक काम करने की जरूरत है, और वो है भारतीय शिक्षा पद्धति को समूल नष्ट करना। ये मतलब लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है। और कैसे नष्ट करना ये भी उसने उदाहरण दिया है। उसने कहा कि जैसे किसान फसल हो जाने के बाद खेत को जोतता है, और जोत करके खोद करके जितने पुरानी फसल की जड़ें होती हैं उन सबको निकाल करके बाहर चुन चुन करके बीन बीन करके फेंक देता है, और फिर उसमें नया बीज डालता है, तब उसकी फसल ठीक से होती है। उसी तरह से पहले गुरुकुल परंपरा को पूरी तरह से, जैसे जोत करके खेत में एक एक जड़ निकाल के फेंक दी जाती है, ऐसे ही फेंकना होगा। और फिर पाश्चात्य शिक्षा पद्धति अगर भारत में लाई जाएगी तो क्या होगा? फिर उसने लिखा कि तब हमारे स्कूलों से पढ़ करके जो बच्चा निकलेगा वो देखने में सकल सूरत से, पहनावे बढ़ावे में भारतीय लगेगा, लेकिन अंदर से पूरी तरह से वो अंग्रेज होगा। ये शब्द हैं उसके, हम शब्द सह बता रहे हैं, भाव नहीं बता रहे। और फिर इसी प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिया गया और इंडियन एजुकेशन एक्ट 1835 लागू किया है। उस 1835 के इंडियन एजुकेशन एक्ट के लागू होने के बाद देश में 7.25 लाख गांव थे और 7.5 लाख पाठशालाएं थी, गुरुकुल। और साक्षरता की दर दक्षिण भारत में 98% थी, उत्तर भारत में 97% थी। उसके सर्वे के अनुसार 3 और विद्वानों के साथ मिलकर के उसने सर्वे किया। इतने साक्षरता थी यहाँ पर, अशिक्षा नहीं थी। क्यों? क्योंकि फ्री में शिक्षा थी, हर व्यक्ति पढ़ लेता था। आज तो शिक्षा सबके बस की बात नहीं है। पढ़ना मतलब बहुत बड़ा पैकेज चाहिए उसके लिए, तब आप पढ़ सकते हो। लेकिन हमारी शिक्षा पद्धति में प्रत्येक व्यक्ति समाज का लिखा पढ़ा होता था, तो उसको उसने नष्ट किया। कुछ गुरुकुल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुए। जब 1835 में गुरुकुलों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, तो कुछ गुरुकुल तैयार नहीं हुए, तो उनको गुरुओं को जेल में पकड़ करके डाला गया, गुरुकुलों में आग लगाई गई। केवल मुसलमानों ने अत्याचार नहीं किया है, अंग्रेजों ने हमारे गुरुकुलों को बंद करने के लिए गुरुओं को जेलों में डाला, गुरुकुलों में आग लगाई, मारपीट की, जाने क्या क्या किया, और पूरी तरह से गुरुकुल को छिन्न कर दिया और नई शिक्षा पद्धति लेकर के आए। और दुर्भाग्य की बात है कि आज लगभग 100 कमेटियां 1835 से अब तक शिक्षा के सुधार के लिए बन चुकी, जो गुलाम भारत में भी बनी थी और आज़ाद भारत 75 साल हो गया, उसमें भी एक के बाद एक। अभी राजीव गांधी के समय में नई शिक्षा पद्धति लाई गई, और भी कई ऐसी कमेटियां बनती गईं,
और सब कमेटी बनने के बाद भी वही पाश्चात्य प्रणाली की शिक्षा आज भी भारत में दी जा रही है। भारत के संविधान की धारा 30 में, अनुच्छेद 30 में ये वर्णन है कि हिंदू अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता। जिस संविधान की दुहाई आप लोग देते हो, आपके इस समय के प्रधानमंत्री जिसके लिए कहते हैं कि यही मेरा संविधान है, उस संविधान में ये लिखा हुआ है कि हिंदू भारत में अपने बच्चे को विद्यालय में धर्म की शिक्षा नहीं दे सकता। और जब से भारत देश आजाद हुआ है तब से हमारे बच्चे को धर्म की शिक्षा नहीं मिली है। आप जो बैठे हुए हो, आप अगर थोड़ा बहुत धर्म जानते हो तो किसी तरह की गोष्ठी से जानते हो, सत्संग में चले गए, भागवत जी की कथा में चले गए, गुरु जी घर में आ गए तो उनसे कुछ पूछ लिया, जान लिया, इस तरह से आप जानते हो। आपको संध्या करना किस विद्यालय में सिखाया गया बताइए, किसी पाठ्यक्रम हो तो बताइए। आपको देव पूजा कैसे की जाती है, आचमन पहले किया जाता है कि प्राणायाम किया जाता है, प्राणायाम कैसे किया जाता है, किसी स्कूल के पाठ्यक्रम में है कहीं पर? क्यों नहीं है? वो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। हम हिंदू हैं, हम संध्या करते हैं, हम देव पूजा करते हैं, उसकी पद्धति हमारे विद्यालय में क्यों भारत में नहीं पढ़ाई जा रही? लेकिन कभी इस बारे में हमारी चिंता नहीं गई। इसके विपरीत भारत में मुसलमानों को छूट है, मदरसे में वो नमाज कैसे पढ़ी जाती है, कैसे जहाँ नमाज बिछाना है, कैसे हाथ रखना है, कैसे अरदास करनी है, कैसे माथा इधर करना है उधर करना है, कैसे उठना बैठना है, वो सिखाते हैं। कैसे प्रेयर करना है, ये ईसाइयों के स्कूल में सिखाने की उनको छूट है। केवल हिंदुओं को धार्मिक शिक्षा भारत में अधिकार नहीं है। तो हमारे बच्चे धर्म पढ़ ही नहीं रहे हैं और हम आशा पुरानी कर रहे हैं। जिस समय हमारे बच्चे धर्म के अनुसार अध्ययन करते थे, हम उदाहरण देते हैं अपने बच्चे को, प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नाम ही माता, ये तुलसीदास जी ने लिखा है राम जी के लिए। ठीक है, ये राम जी कहाँ से सीख गए? गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई या आई हो। तो गुरु गृह गए तब सीख के आए कि प्रातः काल उठ करके प्रणाम करना। अब आप जिस स्कूल में भेज रहे हैं उस स्कूल में ये सिखाया गया? अगर सिखाया गया हो तो बताइए। आपके बच्चे को भी ये नहीं सिखाया गया और वही परिणाम हो गया जिस परिणाम से उसके मन में महात्म्य ही नहीं। उसको ये सिखा दिया गया कि अरे ये लोग तो मजा ले रहे थे, आपको सुनने में बड़ा अटपटा लगेगा, हम बोल रहे हैं, लेकिन यही सिखाया जा रहा है कि ये माता पिता तो आपस में आमोद प्रमोद कर रहे थे, हम तो एक्सीडेंटल हैं, हम तो आ गए। जब ये सिखा दिया गया बच्चे को तो वो माता पिता के प्रति श्रद्धा रख पाएगा। हम सिखाते हैं कि एक बच्चा कैसे पैदा होता है, हम गर्भाधान संस्कार सिखाते हैं कि बेटा बच्चा पैदा करने के लिए गर्भाधान संस्कार से शुरू होता है। उसके लिए माता पिता को क्या क्या करना पड़ता है, कितना संयम रखना पड़ता है, कितनी पवित्रता रखनी पड़ती है, कितना त्याग करते हैं तब तुम गर्भ में आते हो। ये हमारा धर्मशास्त्र हमको सिखाता है, तब हमको पता चलता है कि माँ बाप ने क्या किया हमारे लिए। और वो सिखाते हैं कि ये लोग तो आमोद प्रमोद में व्यस्त थे, हम तो एक्सीडेंटल आ गए। दोनों की शिक्षा में बहुत बड़ा अंतर है और वही परिणाम आज हमारे बच्चों के ऊपर आ रहा है। और दूसरी समस्या है, एक तो ये है और दूसरे क्या है कि हमारे देश में एक क्वालिटी है एक्सपोर्ट क्वालिटी। ये एक्सपोर्ट क्वालिटी कब से बनी? जब से विदेशी हमारे देश में आए। विदेशी हमारे देश में आए तो यहाँ राज करते थे और जो अच्छा लगता था वो, क्योंकि जो मुख्य आदमी है वो तो आता नहीं था, अपने आदमियों को भेजता था, तो मुख्य आदमी देश से बाहर रहता था। जो रानी है वो तो बाहर थी, ब्रिटिश, उसके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर आते थे, चाहे लॉर्ड माउंटबेटन हो चाहे दूसरे कोई हो, वो उनके प्रतिनिधि के रूप में आते थे, चाहे पंचम भी हो उनके प्रतिनिधि के रूप में आते थे। तो जो यहाँ पे बेहतर दिखता था वो अपने मालिक को भेजते थे। जैसे हमको कुछ अच्छा लगे तो हमको जो प्रिय होगा उसको भेजेंगे, अपने गुरु जी के लिए ले जाएंगे। तो यहाँ से जो अच्छा होता था उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता था, तो हमारे लिए नहीं होता था। हमारे देश में जो कुछ अच्छा उत्पन्न होगा वो हमारे लिए नहीं है, वो तो राजा के लिए। तो राजा विदेश में रहता था इसलिए विदेश चला जाता था। तो अच्छी चीज़ के लिए नाम पड़ गया एक्सपोर्ट क्वालिटी। अब वो जो एक्सपोर्ट क्वालिटी है सामान के लिए तो फिर भी ठीक है, हालांकि ठीक नहीं है, क्योंकि भारत में जो लोग हैं उनको भी उत्तम वस्तुओं के उपयोग का अधिकार होना चाहिए।
केवल अच्छी वस्तु बन गई तो विदेशी जाए, ये तो कोई बात नहीं है। क्या भारत के लोग अच्छी वस्तु का उपभोग नहीं कर सकते? लेकिन भारत के लोग अच्छी वस्तु का उपभोग नहीं कर सकते हैं, वो तो एक्सपोर्ट क्वालिटी है, और उसी एक्सपोर्ट क्वालिटी में बच्चे भी हो गए। जो प्रतिभाशाली बच्चा है वो गांव में नहीं टिकेगा, वो तहसील में चला जाएगा। तहसील में अच्छा निकल गया तो जिले के स्कूल में पढ़ेगा, और नहीं तो फिर महानगर में आ जाएगा, और फिर उसके बाद तो उसको विदेश में ही एक्सपोर्ट करेगा। तो जो आपका प्रतिभाशाली बच्चा है वो एक्सपोर्ट क्वालिटी हो गया, अब वहाँ चला गया। अब वहाँ पर जाकर के वहाँ पर उन्होंने क्या किया है कि बाकी सब जैसा है तैसा ही है, कुछ जगह चमका दिए, कुछ जगह चमका करके और उसी का फोटो दिखाते हैं उतने ही दूर का। जैसे कनॉट प्लेस आपके दिल्ली में, पूरी दिल्ली देख लीजिए और कनॉट प्लेस देख लीजिए, पूरी दिल्ली का क्या हाल। अब जो कुछ नया बना है उसकी छोड़ दीजिए, बाकी दिल्ली जो दिल्ली है उसमें क्या हालात है। गांव देहात से बढ़कर के कुछ नहीं लगता, सड़कें भरी हुई हैं, बेतरतीब है सब कुछ, वही हालत है जैसे किसी भी जिला मुख्यालय का होता है। लेकिन कनॉट प्लेस हमने बना करके एक जैसे रंग में रंग करके दिखा दिया, अब साहब उसी का फोटो जाएगा कि दिल्ली तो ऐसी है। लाल किला का फोटो आ जाएगा, जब बाढ़ आएगी तो एक ओवरब्रिज है आपके यहाँ का, 10 साल से देखते चले आ रहे हैं, जब बाढ़ आती है तो वही है ओवरब्रिज, वो है क्या कहते हैं मिंटो ब्रिज दिखाया जाएगा। हम लोग कहीं भी देखते हैं कि दिल्ली में बाढ़ आई है तो वही, माने कुछ इन्होंने प्रतीक रख लिए बस वही दिखा देते हैं, उतना ही दिल्ली हो गई, उतना ही इंग्लैंड हो गया, उतना ही अमुक जगह हो गया, उतने को दिखा करके कहते हैं कि हमारा देश तो ऐसे चमाचम है। पूरा देश चमाचम नहीं है उनका, उनके देश में भी भुखमरी मची हुई है, हत्याएं हो रही हैं, दुनिया भर की चीज़ें हो रही हैं, लेकिन कुछ दिखा करके और लोगों को आकर्षित कर लेते हैं। जैसे शोरूम में लाइट लगा करके कपड़े के प्रति आकर्षित कर लिया जाता है, और गोडाउन में तो वही सब भरा हुआ है, वही हालत है। तो हम लोग शोरूम देखने लग गए और शोरूम देख करके आकर्षित होने लग गए, बच्चे हमारे आकर्षित होकर के चले जाते हैं। देश में व्यापार का माहौल नहीं है, यहाँ पर भ्रष्टाचार व्याप्त है, लाइसेंस राज है, कोई भी व्यापार करो तो तुरंत इंस्पेक्टर आकर के बैठ जाता है, 10,000 दो 5,000 दो, क्या करेगा? तो इसलिए विदेश भागता है। नौकरी करना है, यहाँ पर इतना अपने नीचे वाले को दबाते हैं कि यहाँ पे नौकरी करना मुश्किल है लड़के का। ऐसी स्थिति में लड़के को वहीं ठीक लगता है कि भाई चलो यहीं पर काम करें। तो कुछ आज के तंत्र की समस्या है और कुछ हमारी धार्मिक शिक्षा की अब अनुपलब्धि की समस्या है, और कोई ऐसी समस्या नहीं है। इसलिए हम लोगों को इन 2 विषयों पर अगर काम करें हम लोग, तो हमारे बच्चे हमारे पास रहेंगे और बेहतर रहेंगे, ऐसा हमारा मानना है। और जिसने वक्त ने अपना अपना प्रश्न पूछना है मुझे बताते रहे। हमारे बीच में माँ प्रभाकरण जी, अध्यक्ष शक्तिपुंज फाउंडेशन हमारे बीच में है। हम मंदिर कमेटी की ओर से हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं।